हाय गाइस, माय नेम इज़ अमोल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 हमारे सीरीज़ का कि इंडिया आफ्टर 1947 कैसे ग्रो हुआ, कैसे डेवलप हुआ, क्या जर्नी था। तो इस पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म कैसे हुआ था और ये कैसे कैसे इसने अपने आप को मैनिफेस्ट किया 1947 के बाद। ठीक है, लेकिन गाइस हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो 9 मेजर पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है जिसके अराउंड ये चैप्टर घूम रहा है। पहला है स्वराज, फिर नेहरू रिपोर्ट और डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डिमांड है तो शायद वो फॉर्म हुआ होगा, तो चैप्टर में आगे हम देखेंगे वो कैसे फॉर्म हुआ। तो रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम लोग देखेंगे। रोल ऑफ कांग्रेस और उनके लीडर्स जो थे उनका क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। फिर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का। फिर सेक्युलरिज्म के ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ अडल्ट सफरेज, मतलब अ राइट टू वोट फॉर एवरी सिटीज़न, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस डालेंगे। चैलेंजेस एंड अमेंडमेंट्स एंड अडेप्टिंग टू चेंज, ये पार्ट हम लोग देखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस इम्पैक्ट, अ विजन फॉर फ्यूचर, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पैक्ट क्या हुआ फिर। तो गाइस इस तरीके से हम लोग ये पार्ट 4 में डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही कैसे जन्म में आया, कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे फ्यूचर की फाउंडेशंस रखी, फ्यूचर की नींव रखी, वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलो पहले हम देखते हैं कि जर्नी ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, अ रिफ्लेक्शन ऑन इट्स रूट्स, स्ट्रगल्स एंड आइडियल्स। मतलब अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं कि उसके रूट्स कहाँ पे थे, वो बनने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स फेस किए और क्या आइडियल्स है उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वो इतना अलग है, इतना डिफरेंट है। गाइस आई एम वेरी सॉरी, बैकग्राउंड में जो नॉइज़ हो रहा है उसके लिए। हमारे घर के यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स चल रहे हैं ना, इसीलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी गाइस। ठीक है, तो चलो मैं रीड करता हूँ और आप भी ध्यान रखिए कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ, कैसे रीड कर रहा हूँ, एंड फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। एज I or we take a closer look on the evolution of India's constitution, I feel a deep sense of respect and admiration for the vision, sacrifices, and struggles of those who made it possible. The story of India's constitution isn't just about laws and regulation, it's about very essence of India's identity shaped through years of struggle, ideals of justice, and dreams of egalitarian society. ठीक है गाइस, फिर आगे देखते हैं। फ्रॉम इंडिपेंडेंस डे टू रिपब्लिक डे, अ डे ऑफ सिम्बॉलिज्म एंड लेगेसी। बिफोर 1950, मतलब 1950 से पहले 26 जनवरी वॉज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। दिस डे वॉज डीपली symbolic. It was the day when beginning in 1930 the Indian people began taking a pledge for full independence from British rule. तो गाइज़ ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है पता है क्या, कि 1950 से पहले 26 जनवरी को ही इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था। अक्रॉस विलेजेस, मोहल्लास, टाउन्स, सिटीज़, पीपल गैदर टू एक्सप्रेस देयर कमिटमेंट टू फ्रीडम, एंड सो इट वॉज ओनली फिटिंग दैट व्हेन इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक इन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन दिस वेरी डेट, bridging the struggle for independence with ideals of newly formed republic. अभी हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, द ओरिजिन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रूटेड इन स्ट्रगल एंड नेशनलिज्म। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिडेंट हैपन ओवरनाइट। यहाँ पे ये कहने की कोशिश हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसेस थी वो कोई रातों रात नहीं हुई थी, या वो कुछ एक एक हादसा नहीं था, वो एक प्लान्ड इवेंट था, उसके पीछे बहुत सारी सोच लगी हुई थी। ऐसा यहाँ पे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इन फैक्ट इट्स रूट्स कैन बी ट्रेस बैक टू द नेशनलिस्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। गाइस जब हम बोलते हैं 19th सेंचुरी, मतलब याद रखना 1800। ओके, अगर बोला जाएगा 20th सेंचुरी तो याद रखना 1900, और अगर 21st सेंचुरी बोला गया है
तो 2000 से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्रॉम 19th century onwards, INC, Indian National Congress, and many other movements were demanding not just independence from British rule, but a constitution that would lay foundation of independent democratic India. Guys, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ये वाला इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया की जो नींव थी वो 1800 से ही डालने की कोशिश चल रही थी बाय आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर मूवमेंट्स। नॉट ओनली आईएनसी, अदर मूवमेंट्स के थ्रू भी ये 1800 से ही मांग चल रही थी कि ना ही हमें आज़ादी चाहिए, बल्कि हमें आज़ादी के साथ साथ एक संविधान भी चाहिए जो फाउंडेशन ले करेगा आज़ाद और डेमोक्रेटिक भारत की। बट इट वॉजंट जस्ट अबाउट ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट, इट वॉज अबाउट एजुकेटिंग एंड इंस्पायरिंग मासेस ऑल्सो। मतलब ये जस्ट एक ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में नहीं था, इसके बारे में एजुकेशन सबको देना भी ज़रूरी था। वैल्यूज़ लाइक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस, these ideas were already being practiced in Congress itself. For example, यहाँ पे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आइडियाज़ कांग्रेस में भी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी उस टाइम के प्रैक्टिस किया जा रहा था, जहाँ पे कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम 1920 इलेक्शंस उसके होते थे, इंटरनल सिलेक्शंस के लिए, इंटरनल लीडर्स के सिलेक्शन के लिए इलेक्शंस होते थे। मतलब जहाँ पे मेंबर्स वेर चोजन थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जस्ट लाइक मॉडर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। दिस प्रैक्टिस वॉज ऑलरेडी फेमिलियर टू द पीपल एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर एडॉप्शन ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। ये पॉइंट आप मार्क कर लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं कि गांधी जीज इन्फ्लुएंस एंड स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट स्टैंड्स आउट is the profound influence of Gandhiji in shaping the spirit of democracy in India. Through his leadership, he entrusted critical parts of civil disobedience movement to women and other marginalized sections, ensuring that independence was not just for elite but for all. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गांधी जी ने एक कोशिश की कि औरतों को और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है इंडिया के, उनके लिए भी ये फ्रीडम होना चाहिए। ये फ्रीडम बस उन स्पेशल लोगों के लिए नहीं है, उन इलाइट लोगों के लिए नहीं है जो रिच है, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स है, सिर्फ उनके लिए ये आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी औरतों के लिए भी है, ये आज़ादी बच्चों के लिए भी है, और ये आज़ादी उन क्लासेस के लिए भी है जो हम उन्हें बैकवर्ड कहते हैं, या जिन्हें मौका नहीं मिला है आगे बढ़ने का, उनके उनके बारे में। Could we have imagined denying women the right to vote when Gandhiji himself called them to lead the independence struggle? Similarly, the concept of social and economic justice was crucial to the freedom struggle. Gandhiji's principle of seeing God in poor and his focus on Antodaya, uplifting the last person in the society, ensured that these values became fundamental to constitution. The freedom of press was another important victory in the independence movement, particularly led by leaders like Lokmanya Tilak, who paid steep price for his stance. Their struggle ensured that freedom of expression was enshrined as a fundamental right in constitution. गाइस देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं आप लोगों के लिए। स्वराज, a vision of full self-expression. गांधीजी's statement in 1922 में गांधी जी का statement about स्वराज highlighted a crucial point that self-rule, स्वराज, was not a gift from British but a treasure earned by sacrifice and struggle. This perspective became a guiding light for the drafting of India's constitution. It wasn't just a document of governance, it was a reflection of India's सेल्फ एक्सप्रेशन। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप आपके मेंस पेपर में ये पॉइंट्स मेंशन करोगे तो वेट बढ़ेगा, ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे फिर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट फ्रॉम डिमांड्स टू एक्शन। द नेशनलिस्ट मूवमेंट डिडंट जस्ट आस्क फॉर रिफॉर्म्स,
It demanded self-determination. The Home Rule movement, launched by leaders like Tilak and Annie Besant in early 20th century, aimed at giving Indians the right to shape their future. The Congress and Muslim League were clear in their demand for constitutional reforms. With universal adult suffrage, the right to vote, and greater representation, the Nehru Report of 1928 was a critical document that outlined draft constitution for India and laid foundation for constitution that was eventually adopted. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए देखिए गाइस, कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत, कितनी मशक्क़त हमारे लीडर्स कर रहे थे। यहाँ पे 1922 का मेंशन किया है, यहाँ पे 1928 को मेंशन किया है, यहाँ पे तिलक जी जो हमारे लीडर थे उनके बारे में और एनी बेसेंट के बारे में मेंशन किया गया है, होम रूल मूवमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। तो कैसे ये सारे मोमेंट्स, ये सारे लोग, ये सारे डेट्स, ये इवेंट्स एक आके कैसे हमारे देश को एक संविधान प्रोवाइड करने की नींव रख रहे थे, ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है गाइस। यहाँ पे जो ये पूरा पैराग्राफ है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके बुक में इसको मेंशन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइस। क्या होता है ना, हम पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं। फिर जब भी आप रिवाइज़ करोगे ना, तो सिर्फ इन इवेंट्स को रिवाइज़ करना। देखिए जैसे कि ये एक इवेंट है, इसको रिवाइज़ कर लेना, ये एक इवेंट है, इसको रिवाइज़ कर लेना, ये एक इवेंट है, इसको रिवाइज़ कर लेना, ये एक इवेंट है, इसको आप रिवाइज़ कर लेना, ताकि फिर आपके ब्रेन में ये फिट हो जाए। ये कभी भी आप जब देखो ना, आपका पेपर देखो, आपका आंसर राइटिंग स्किल्स देखो, या आपके डिबेट्स में भी अगर कभी आए ना, तो आप तुरंत ये पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। और जो भी बंदा, जो भी बंदी या जो भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इन पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर रहा है, तब समझ लेना गाइस कि तुमने थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिया है और तुम्हें ज़्यादा पता है। लेकिन तुम्हें बस शांत रहते, चुप रहते हुए अपने काम को करना है, अपने आंसर्स को लिखना है, और अगर इंटरव्यू में पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को आगे रखना है। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर द नेहरू रिपोर्ट, ये जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, एंड डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। द नेहरू रिपोर्ट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन आर्टिकुलेटिंग द फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। देखा है कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द नेहरू रिपोर्ट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन आर्टिकुलेटिंग फ्रेमवर्क ऑफ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. It emphasizes on fundamental rights, parliamentary system, and joint electorates became central to the national movement. However, it also highlighted the contradictions between British reforms and Indian aspirations. The British were granting piecemeal per reforms that were nowhere near the demands of Indian people. ठीक है, ये पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट के बारे में। ये पॉइंट आप नोट कर लो, पॉइंट्स बना लो इसमें से। अगर फॉर एग्जांपल 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 10 पॉइंट्स लिखने हैं, तो 10 पॉइंट्स इसमें से बना लो आप। 10 पॉइंट्स देख लो कैसे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चलते हैं आगे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस फ्रॉम स्ट्रगल टू सोवरेनिटी। In 1933, Jawaharlal Nehru first articulated the need for constituent assembly elected through adult suffrage, a radical idea at that time. देखिए कितना कितना important point है। The Muslim League and other parties were initially reluctant to join the process, but the tide was changing. By the late 1930s, the Congress was resolute in its demand for constituent assembly that would frame the constitution based on universal franchise. The cabinet mission of 1946 was the British government's last attempt to address India's constitutional demands, but it was rejected by Congress. Gandhiji's call for quit India and the subsequent mass movements further accelerated the push for constitution making body. देखिए गाइस कितना मारामारी हुआ था, कितना लड़ाई झगड़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए गाइस। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड इन 1946 एंड ऑन 9th December 1946 इज इट्स फर्स्ट सेशन बिगिन। उसका फर्स्ट सेशन कब स्टार्ट हुआ था गाइज? 9 December 1946. It was a historic moment, the first time
that Indian leaders were fully in control of framing the constitution. Despite Muslim League's boycott, Assembly began its work with Dr. Rajendra Prasad being elected as its permanent chairman. During the first session, Jawaharlal Nehru introduced the Objectives Resolution, which laid out the core principles of the constitution. The assembly worked in stages discussing fundamental issues, preparing drafts, debating amendments, and finally adopting the document. The role of Congress and leading figures Nehru, Sardar Patel, Ambedkar, Dr. Ambedkar, and other leaders played a pivotal role in shaping the constitution. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम यहाँ पे लिया गया है, नेहरू जी का नाम लिया गया है, सरदार पटेल जी का नाम यहाँ पे लिया गया है. ये फर्स्ट सेंटेंस में Nehru's Objectives Resolution outlined the vision of India as a sovereign, democratic, and secular republic. Nehru's report set the tone, but the final document was shaped by the blend of vision, inclusivity, and a deep understanding of challenges ahead. India's Constituent Assembly represented a democratic ideal, but it wasn't perfect reflection of the society. तो गाइज़ आपने देखा यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन. ये पॉइंट अगर आपने कहीं पे मेंशन कर दिया ना गाइज़, ये वाला पॉइंट, मैं बोलता हूँ कि एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाएगा. उसको पता चल जाएगा कि आप पढ़ाई करके आए हो, आपको आपका कंसेप्ट पता है, आपको आपका फंडामेंटल पता है. It was formed in predominantly one-party context, with Congress being the dominant force. However, this unity also gave Assembly the strength to deliberate on issues and achieve consensus. ये पार्ट हो गया रोल ऑफ कांग्रेस एंड इट्स लीडिंग लीडर्स का पार्ट हो गया. देखा. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्युलरिज्म, अडल्ट सफरेज एंड फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसको मैं फास्ट कवर करने की कोशिश करता हूँ गाइस, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आप यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके चले जाएं. अब देखिए, जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? प्रीएम्बल, नेहरू, एस्पिरेशंस, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. ये आप याद रख लो. 1 2, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 पॉइंट्स आप इसमें से याद रख लो. क्या फास्ट है, अपने को जल्दी ख़त्म करना है, इसलिए प्रीएम्बल हो गया, एस्पिरेशन हो गया, नेहरू जी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के. सेक्युलरिज्म, India's secularism was not imported from West, but it was a product of India's own struggles against the communalism. Nehru's vision of secularism was one of where freedom of religion coexisted with state, ensuring that all religions were respected and not favored. This was crucial aspect that India was not a multicultural nation. क्या क्या कहा रहा है यहाँ पे? एज इंडिया वॉज नॉट जस्ट अ मल्टीकल्चरल नेशन बट ऑल्सो डीपली कमिटेड टू एंश्योरिंग इक्वालिटी फॉर ऑल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस. अगर आपने ये ऐसा पॉइंट भी कहीं पे कॉपी पेस्ट कर दिया ना, तो भी आप यहाँ से बहुत सारे मार्क्स आपके मेंस में लेके जा सकते हो. अभी अडल्ट सफरेज क्या बोलता है? अडल्ट सफरेज मतलब क्या? राइट टू वोट फॉर एवरी सिटीजन वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग, स्पेशली इन अ सोसाइटी स्टिल बैटलिंग कास्ट बेस्ड डिविजन्स एंड वाइड स्प्रेड इलिटरेसी. अभी हम लोग डिस्कस करेंगे चैलेंजेस एंड अमेंडमेंट्स अडेप्टिंग टू द चेंज. अर्ली ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस वेर मार्क्ड बाय चैलेंजेस स्पेशली रिगार्डिंग एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड राइट टू प्रॉपर्टी. ये जो 2 पॉइंट थे ना, इसके ऊपर बहुत चैलेंजेस, बहुत प्रॉब्लम्स हमको फेस करना पड़ा था. फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 एड्रेस दिस इश्यूज बाय सेफगार्डिंग लैंड रिफॉर्म्स एंड एडजस्टिंग द बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड कॉमन गुड. Constitution's impact, a vision for the future. The Constitution wasn't just a product of time but also a living document. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग
to meet demands of future generation. The debates over fundamental rights, directive principles showcase the balance between individual freedom and social progress. आई होप गाइज आपको ये पार्ट समझ में आया होगा और हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। गाइज यहाँ पे कुछ पार्ट जो इम्पोर्टेंट था मैंने कवर कर लिया यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपको इसको कवर करना है तो आप इसको थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड आपके पेस के हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए इसका। ओके गाइज, मैं आगे बढ़ता हूँ। To sum up, the Constitution of India is not just a legal framework, it is a manifestation of our deepest aspirations. From the fight for Swaraj to the drafting of Constitution, it has been a journey of transformation. The Constitution represents the dreams of those who fought for justice, equality, and liberty, and continues to be the guiding force for India's development as democratic republic. So I hope guys आपको बर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये चैप्टर समझा होगा एंड आपको पता चला होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे कितनी मारामारी, कितना स्ट्रगल, कितना एफर्ट लगा था। तो आई होप मैंने आपको जस्टिस दिया होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। एंड गाइस मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो आपके दोस्तों में और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से पॉइंट्स कितने अच्छे लगे, कैसे लगे और कौन से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा आपको टच कर गए जो आप अनअवेयर थे ये वीडियो से पहले। So thank you guys, thank you.